देखो लास्ट टाइम पे अपने अल्पतमांक के बारे में बताया था। अल्पतमांक क्या होता है? किसी भी उपकरण से अपन कम से कम जो मान माप सकते हैं वो उसका अल्पतमांक कहलाता है। मतलब जैसे मान लो मीट्रिक स्केल है अपने पास में, तो मीट्रिक स्केल के लिए अपन ने बताया था जैसे 15 सेंटीमीटर वाला ले लो या 30 सेंटीमीटर वाला ले लो, दोनों के लिए एक ही बात है, दोनों का जो अल्पतमांक है वो एक ही आएगा। अब जैसे मान लो उसमें लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा हुआ है और फिर यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये सेंटीमीटर में लिखे हुए हैं, सेंटीमीटर में लिखे हुए हैं। फिर 0 से 1 के बीच में छोटी छोटी लाइनें बनाई गई है, मतलब 10 बराबर भागों में बांटा है उसको, 1 2 3, 1 2 3 4, ये 5वीं लाइन थोड़ी बड़ी, फिर 6 7 8 9, फिर 10वीं लाइन थोड़ी बड़ी। ये अब मैं ये पूछ रहा हूँ तुम्हारे को, भाई ये जो अपने पास मीट्रिक स्केल है इससे कम से कम अपन कितना मान माप सकते हैं? तो बताओ, यही माप सकते हैं अपन, ये मान माप सकते हैं। तो ये मान कितना है? 1 सेंटीमीटर का तो 10वां हिस्सा है, मतलब ये मान है अपने पास 0.1 सेंटीमीटर। ये मान कितना है अपने पास? 0.1 सेंटीमीटर है। तो जो अपने पास मीट्रिक स्केल है उसका अल्पतमांक होता है 0.1 सेंटीमीटर। इससे कम मान मीट्रिक स्केल के द्वारा नहीं मापा जा सकता। 0.1 सेंटीमीटर को mm में लिखेंगे, मिलीमीटर में लिखेंगे तो 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। ऐसे ही वर्नियर कैलिपर होता है, ये भी मापने का उपकरण ही है अपने पास, इसको भी पढ़ेंगे तो डिटेल से, सिलेबस में नहीं है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज मापी दोनों सिलेबस में नहीं है, फिर भी अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे, इनकी कार्यविधि पढ़ेंगे, इनकी जो बनावट है, संरचना है, उसका भी अध्ययन करेंगे। अभी इतना समझो कि वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है वो इससे भी कम होता है, इसमें अगर 10 का भाग लगा दे उतना होता है, मतलब 0.1 mm। ऐसे स्क्रू गेज मापने की बात करेंगे, इसका अल्पतमांक भी इससे भी कम होता है, इसका अल्पतमांक होता है 0.01 मिलीमीटर के बराबर। तो ये अपन ने बताया अल्पतमांक किसी भी उपकरण से कम जो मान मापा जा सकता है वो उसका अल्पतमांक कहलाता है। मीट्रिक स्केल का अल्पतमांक बताया अपने 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm के दो, 1 मिलीमीटर के दो। वर्नियर कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर है, स्क्रू गेज मापने का 0.01 मिलीमीटर। इतनी बात क्लियर है? तो अगला जो टॉपिक है अपना वो है सार्थक अंक है। सार्थक अंक का मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई विद्यार्थी ऐसे बोल रहा है, भाई स्केल से मैंने इतनी लंबाई को माप लिया, मीट्रिक स्केल की सहायता से इतनी लंबाई को माप लिया, मेरे को ये बताओ उसके द्वारा जो बात अपने को बताई जा रही है वो सही है या गलत है? तो इसका जवाब होगा कि वो गलत कह रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कैसे पता पड़ा? क्योंकि मीट्रिक स्केल जो होता है उससे अपने 1.2 सेंटीमीटर माप सकते हैं, फिर सीधा अपन कहाँ चले जाएंगे? 1.3 सेंटीमीटर पे चले जाएंगे, मतलब 1.2 और 1.3, 1.20 पे तो उसको 1.30 पे, इनके मध्य का कोई भी अपने मान है वो नहीं माप पाएंगे इसकी सहायता से, मीट्रिक स्केल की सहायता से। तो कहने का मतलब है अगर मैं बताना चाहूं तो इसमें ये 3 जो बता रहा है वो गलत है। 1.2 तक अपन सही मान सकते हैं लेकिन 3 नहीं माप सकते, तो अपन ये कह सकते हैं कि बताओ अपने कम से कम कितने अंक लिखे ताकि उसकी जो बात है वो सत्य हो जाए। कम से कम कितने अंक अपने को लिखने पड़ेंगे ताकि अपने पास वो जो मापन है उसका सार्थक मतलब निकल जाए, उसका सार्थक मीनिंग निकल जाए, या जो बात बता रहा है वो सत्य हो जाए। तो
अपने को कम से कम जितने अंक लिखने पड़ेंगे, भाई मैं कम से कम कितने अंक लिखूं ताकि मैं जो सूचना बता रहा हूं वो सही हो जाए, उसी को कहा जाता है सार्थक अंक। जैसे यहाँ सार्थक अंक कितने लिखने पड़ेंगे बताओ अपने को, 2 सार्थक अंक अपने को लिखने पड़ेंगे। इसके अलग अलग नियम है आपके पास, सार्थक अंकों को ज्ञात करने के अलग अलग नियम है। देखो वन बाय वन इन सब नियमों का अध्ययन करेंगे। पहला नियम क्या है, सभी अशून्य अंक, अशून्य अंक का मतलब शून्य के अलावा, शून्य के अलावा 1 से 9 तक के अशून्य अंक होते हैं, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। शून्य के अलावा सभी अंकों को सार्थक अंक माना गया है। देखो यहाँ इसमें सार्थक अंक कितने हैं, संख्या गिन के बतानी है आपको सार्थक अंकों की, 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक इसमें। शून्य को अभी तक अपने सार्थक नहीं माना है। ऐसे इसमें देखो 1 2 3 3 सार्थक अंक, ऐसे इसमें देखो 1 2 3 3 सार्थक अंक। शून्य को अपने पहले नियम के अनुसार सार्थक नहीं माना है। पहला नियम समझता में आ गया होगा, भाई सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं, शून्य के अलावा जो भी अंक आएंगे वो सार्थक अंक गिन लेंगे। तो इसमें 4 सार्थक अंक है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। दूसरा नियम क्या कहता है कि शून्य जब कहां आ जाए, दो अशून्य अंकों के मध्य आ जाए, जो क्या कर रहा है, दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। कहने का मतलब शून्य कहां आ जाए बताओ, दो अशून्य अंकों के मध्य आ जाए। जैसे मान लो ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 है, ये 4। अब देखो ये 3 जो शून्य है, ये जो 3 शून्य है वो किसके मध्य आ रहे हैं बताओ, ये जो 3 शून्य है वो दो अशून्य अंकों के मध्य आ रहे हैं। जो 3 शून्य है 1 2 3, वो दो अशून्य अंकों के मध्य आ रहे हैं। तो दो अशून्य अंकों के मध्य जो भी शून्य आएंगे उनको अपन सार्थक मान लेंगे, उनको अपन क्या मान लेंगे, तो सार्थक मान लेंगे। तो देखो ये तीनों जो शून्य है वो सार्थक मान लिए जाए, क्योंकि नियम क्या है भाई, शून्य जब कहां आ जाए, दो अशून्य अंकों के मध्य आ जाए। देखो ये भी अशून्य अंक है, ये भी अशून्य अंक है, ये तीनों शून्य कहां आ रहे हैं बताओ, दो अशून्य अंकों के मध्य आ रहे हैं, उनको सार्थक मान लेंगे। अब कितने सार्थक अंक हो गए इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 सार्थक अंक। ऐसे इसमें देखो ये जो शून्य है बताओ किस किस के मध्य आ रहा है, 1 और 6 के मध्य आ रहा है। 1 भी अशून्य अंक है, 6 भी अशून्य अंक है, तो इस शून्य को सार्थक मान लेंगे। ऐसे देखो ये शून्य कहां आ रहा है बताओ, 6 और 8 के मध्य आ रहा है, तो ये भी सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक है। मतलब ये अपने पास 6 क्या है बताओ, 6 भी शून्य अंक है, 8 भी शून्य अंक है, तो इसको इस जीरो को भी शून्य को भी अपन सार्थक अंक मान लेंगे, क्योंकि ये जो शून्य आ रहा है वो दो अशून्य अंकों के मध्य आ रहा है। तो बताओ इसमें कितने अशून्य अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ऐसे देखो ये जो दोनों शून्य हैं वो 1 और 2 के मध्य आ रहे हैं, तो ये भी अशून्य अंक है, ये भी अशून्य अंक है, तो इन दोनों को सार्थक मान लेंगे। मतलब कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 4। तो दोनों नियम क्लियर हो गए होंगे, दो अशून्य अंकों के मध्य जो शून्य आएंगे वो सार्थक मान लेंगे। पहला नियम अपन ने पढ़ लिया, बताओ दोनों नियम क्लियर है। देखो तीसरे नियम में लिखा हुआ है यदि संख्या 1 से कम हो, तीसरा नियम केवल उनकी संख्याओं पे लागू होगा जो 1 से क्या होगी बताओ, छोटी होगी। यदि संख्या 1 से कम हो तो दशमलव बिंदु के दाहिने, दशमलव बिंदु से किधर जाना है, हमें को दाईं तरफ जाना है, तथा अशून्य अंक के बाईं ओर उपस्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। समझो उदाहरण से इसको, जैसे ये उदाहरण दे रखा है, ये दशमलव बिंदु है, इधर जा रहा हूं तो दशमलव बिंदु के मैं बाईं ओर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं तो दशमलव बिंदु के मैं किधर जा रहा हूं, दाहिनी ओर जा रहा हूं, दाईं ओर जा रहा हूं। तो दशमलव बिंदु से अपने को किधर जाना है, दाईं ओर जाना है, दशमलव बिंदु के दाईं ओर अपने को जाना है। कब तक जाना है, जब तक कोई अशून्य अंक नहीं मिल जाए। जैसे दशमलव है इसके दाईं ओर गया है,
बताओ 3 पे रुकना है 6 पे, 3 पे रुकना पड़ेगा। दशमलव के दाईं ओर जाना है, कब तक है? पहला शून्य अंक जब आ जाए ना वही रुक जाना है। 3 पे अपन रुक गए, पहला शून्य अंक आ गया 3। अब दशमलव और ये पहला जो शून्य अंक है इसके मध्य जो शून्य आ रहे हैं उनको सार्थक नहीं माना जाएगा। और समझो इसमें दशमलव से दाईं ओर जाना है, दाईं ओर चला 5 पे रुक जाऊंगा अभी। 5 और दशमलव के बीच में जो शून्य आ रहे हैं, बताओ एक शून्य आ रहा है तो इसको अपन सार्थक नहीं मानेंगे। नियम समझ आया होगा। दशमलव के दाईं तरफ जाना है और कब तक जाना है? जब तक कि अपने को शून्य अंक नहीं मिल जाए। जैसे अपने को शून्य अंक मिल जाएगा वहीं रुक जाएंगे। दशमलव और शून्य अंक के मध्य जो शून्य आ रहे हैं उनको सार्थक नहीं मानेंगे। तो ये दोनों शून्य सार्थक नहीं है, मतलब इसमें सार्थक अंक है 1 और 2 के। ऐसे ही बताओ दशमलव से दाईं ओर जाएंगे, 5 पे रुक जाना है, तो बताओ ये जो एक शून्य आया वो सार्थक नहीं माना जाएगा। तो कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 1 2 और 3, 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। चौथे नियम में आते हैं। चौथा नियम ये कह रहा है ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो, मतलब दशमलव वाली संख्याओं पे चौथा नियम लागू होगा। अब चाहे वो संख्या 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है, 1 से छोटी भी हो सकती है 1 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन उसमें दशमलव होना चाहिए, बस शर्त ये है। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो, दशमलव बिंदु के अंतिम शून्य अंक के पश्चात दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। कैसे? उदाहरण समझो। अंतिम शून्य अंक देखना है। पहली बात देखो, दोनों जो उदाहरण है दोनों में दशमलव लगा हुआ है, क्योंकि चौथा नियम किन संख्याओं में लागू होगा? जिनमें क्या आएगा? बताओ दशमलव आएगा। तो दशमलव आएगा वहीं पे लागू होगा। तो देखो अंतिम शून्य अंक देखो, अंतिम शून्य अंक बताओ। अंतिम शून्य अंक के लिए दाईं तरफ से आना पड़ेगा। इधर से आऊंगा, देखो इधर से आऊंगा ऐसे। तो देखो अंतिम शून्य अंक कितना है? 6। 6 के बाद वाले शून्य देखो, 6 के बाद वाले शून्य देखो कितने शून्य आ रहे हैं? 2 शून्य। उनको सार्थक अंक मान लेंगे, उनको सार्थक अंक मान लिया जाएगा। अब तुम बोलो भाई इसको क्यों नहीं माना? ये तीसरे नियम के अनुसार इसको तो नहीं मानेंगे। तीसरा नियम क्या कह रहा था कि दशमलव के दाईं तरफ जाओ और कब रुक जाओ? जब कोई शून्य अंक आ जाए, दशमलव के दाईं तरफ गए 6 पे रुक गए, दशमलव और 6 के बीच में एक शून्य आ रहा है, इसको सार्थक नहीं माना जाएगा। कौन से नियम से नहीं माना जाएगा? तीसरे नियम से। इसको तो सार्थक नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो नियम क्या कह रहा है? चौथा नियम ये कह रहा है कि अंतिम शून्य अंक पे आओ तुम। दाईं तरफ से देखो आई को अंतिम शून्य अंक क्या है? 6। 6 के दाईं तरफ जो 0 आ रहे हैं, 6 के दाईं तरफ कितने शून्य आ रहे हैं? बताओ 2 शून्य आ रहे हैं, उनको सार्थक मान लेंगे। इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 3। 1 2 3, तीनों। ऐसे देखो इसमें देखो अंतिम शून्य अंक देखो 5 है, 5 के बाद में कितने शून्य आ रहे हैं? 2। इन दोनों को सार्थक मान लेंगे, इन दोनों को सार्थक मान लेंगे। तो इसमें कितने सार्थक हो गए? तो 1 2 3 और 4, 4 सार्थक हो गए। 5वें में आ जाओ, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं हो। भाई देखो अगर दशमलव आ जाए, ऐसा समझो मोटा मोटा, चौथा नियम क्या कह रहा है कि दशमलव आ जाए तो अंतिम शून्य अंक के बाद वाले शून्य को सार्थक मान लिया जाएगा। दशमलव आ जाए और दशमलव नहीं आए तो अंतिम शून्य अंक के दाईं तरफ वाले, मतलब बाद वाले जो शून्य आ रहे हैं उनको सार्थक नहीं माना जाएगा। 5वां नियम, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं हो, अंतिम शून्य अंक के दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक नहीं होते हैं। अंतिम शून्य अंक देखो 2 है, 2 के बाद वाले जो 3 शून्य है वो सार्थक नहीं होंगे, तो इसमें केवल एक सार्थक अंक होगा। ऐसे इसको अंतिम शून्य कितना है? 6 है, 6 के बाद में कितने शून्य आ रहे हैं? 2, उनको सार्थक नहीं मानेंगे, तो 1 2 3 सार्थक अंक होंगे इसमें। समझ आ गए होंगे 5 नियम। देखो छठा नियम ये है, अंतिम शून्य राशि के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं यदि इनको मापन द्वारा प्राप्त किया गया है। कहने का मतलब है
दशमलव आए या नहीं आए, अंतिम जो शून्य अंक है एक के बाद वाले शून्य को सार्थक मान लेंगे। भाई दशमलव आए तो वैसे भी मान लेते, दशमलव नहीं आए तो भी मान लेंगे, लेकिन सर क्या है उसको मापन द्वारा प्राप्त किया गया। मतलब जैसे अपन ने वेग मापा और मान लो वेग बताया 2010 मीटर पर सेकंड, मात्रक लगाया था अपन ने, मात्रक लगा हुआ है ना, तो उसको मापन द्वारा प्राप्त किया है। तो मापन द्वारा प्राप्त कर लेंगे ना, तो अपने पास जो अंतिम शून्य अंक है उसके दाईं ओर जो आएगा उसको भी अपन सार्थक मान लेंगे। जैसे कोई लंबाई मापी, मान लो ये लंबाई मापी है और लंबाई है 500 मीटर, मापन द्वारा प्राप्त किया ना, दशमलव नहीं आ रहा, फिर भी अंतिम शून्य कितना है 5, इसके बाद में कितने शून्य आ रहे हैं 2, सार्थक मान लेंगे क्योंकि इसको मापन द्वारा प्राप्त किया है। तो कितने सार्थक हो गए 3। 7 में नियम में आओ, 10 की घात को सार्थक नहीं माना जाएगा, जो 10 की घात है ना इसको सार्थक नहीं मानेंगे, तो कितने सार्थक हो गए 1 और 2। 8वें नियम में आ जाओ, 8वां नियम क्या है, दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। जैसे लिखा है 28.4 में कितने सार्थक अंक है 3, दशमलव को नहीं कर लिया कितना हो गया 2.84, फिर भी कितने हैं बताओ 3 है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 0.284, फिर भी कितने सार्थक अंक है बताओ 3। तो दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की संख्या ये नहीं बदलती। सारे नियम समझ आ गए होंगे। छठे में बताया कि अंतिम शून्य अंक है उसके दाईं ओर वाले शून्य को भी सार्थक मान लिया जाएगा जब उसको मापन द्वारा प्राप्त किया गया। मात्रक लगाया हुआ है तो अंतिम जो शून्य अंक है ना, जैसे 1, इसके बाद वाले शून्य को भी सार्थक मान लेंगे, 1 2 3 4 सार्थक होगा। ये 0 तो दूसरे नियम से आ गया सार्थक, क्योंकि ये भी शून्य अंक है, ये भी शून्य अंक है, तो दो शून्य अंकों के मध्य जो शून्य आता है वो सार्थक होता है, दूसरे नियम से सार्थक हो गया। बात हो रही है इस 0 की, इस 0 को भी मान लेंगे जब मापन द्वारा प्राप्त किया गया है। ऐसे ही लंबाई मापी 500 मीटर लंबाई है, 500 मीटर, तो अंतिम शून्य अंक के बाद वाले को भी अपने मान लेंगे, 3 सार्थक अंक हो गए। 10 का को नहीं मानेंगे, ये सार्थक अंक नहीं माना अपने, तो 1 और 2 में दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है, ये अपन ने देख लिया। ये सार्थक अंक अपना पूरा हो। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।